नमस्कार, माय नाइन की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक चल रही है नई दिल्ली में। 2 दिन की ये बैठक है जिसकी 11 बजे से शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन बैठक चलनी है और कल शाम 5 बजे एक्सपेक्टेड है कि इसका फैसला आता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बैठक में बहुत बड़े-बड़े फैसले हो सकते हैं जो कि हमारे देश के टैक्सेशन के इतिहास में देखा जाए तो बड़े बदलाव ला सकता है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। जीएसटी की जो स्लैब्स हैं जो कि फिलहाल 4 हैं हमारे देश में 5%, 12%, 18% और 28%। इन स्लैब्स में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि जो 2 स्लैब्स हैं 12% और 28%, इन स्लैब्स को हटाया जा सकता है और 5% और 18% ये 2 स्लैब्स हैं जो कि एग्जिस्ट करेंगी। यानी कि जो 2 स्लैब्स हटेंगी वो दोनों स्लैब्स की जो आइटम्स हैं वो भी इन्हीं 2 स्लैब्स में 5% और 18% में आकर जुड़ती हुई दिख सकती हैं। एक और नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जीएसटी की, वो है 40%, जिसमें सिन गुड्स शामिल होते हुए नजर आएंगे, जिसमें तंबाकू से जुड़े हुए उत्पाद और उसके साथ साथ जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको माना जा रहा है कि इस 40% की जो स्लैब नई क्रिएट की जाएगी, नई शुरू की जाएगी, उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस बैठक में और क्या अहम फैसले हो सकते हैं, किन किन सेक्टर्स पर नजर रखें, किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्या कोई कानूनी अड़चन भी है, जो कि ये जो रेट रैशनलाइजेशन प्रपोज किया गया था पीएम मोदी साहब की ओर से जब स्वतंत्रता दिवस की स्पीच उन्होंने दी थी लाल किले से, क्या उसमें कोई अड़चन भी आ सकती है, राज्यों का क्या व्यू है, टैक्सेशन पर एक व्यू आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे और उसका जो इम्पैक्ट है अगर ये फैसले जस के तस हो जाते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसी उम्मीदें हैं, तो फिर किन सेक्टर्स पर, किन स्टॉक्स पर इसका ज्यादा असर होगा, इन सब पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाजार के दिग्गज मार्केट वेटरन सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी शामिल होंगे, उनके पास भी चलेंगे और टैक्सेशन से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं इस पूरे फेरबदल में वो कैसे होंगी, इन सब पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रवीण शर्मा जी, पहले मैं उनके पास चलता हूँ, उनका रुख कर लेता हूँ। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है, पहले तो सर ये बताइए, खबरों का बाजार बहुत गर्म है, बहुत अलग अलग तरह की बातचीत चल रही है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस सेक्टर को राहत मिल सकती है, 50% के टैरिफ हमारे ऊपर लग गए, उसका जो इम्पैक्ट है उसे खत्म करने के लिए सरकार बहुत जल्दी से फैसले लेने के मूड में है, नवरात्रि से पहले इसे लागू किया जा सकता है, बहुत तरह की बातें हैं। तो सर ये जो पहले खबरों का बाजार है जो गर्म है, पहले जरा वो बताइए कि क्या चल क्या रहा है बाजार में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है संदीप जी, सभी दर्शकों को गुड आफ्टरनून। सबसे बड़ी बात ये है कि जीएसटी को लेके जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को ऐलान किया कि हम जीएसटी में एक बड़ा रिफॉर्म करने वाले, हालांकि उन्होंने जीएसटी में कटौती की बात नहीं की, लेकिन उसके बाद ये आया कि 2 रेट कट होंगे और बाकी चीजें। एक उम्मीद पैदा हुई कि अब सब सामान सस्ते होंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ एक उलझन भी पैदा हुई, एक बड़ी दिक्कत भी पैदा हो गई। वो दिक्कत पूरी की पूरी इंडस्ट्री के सामने पैदा हुई कि आखिर ये लागू कब होंगे, क्योंकि हम एकदम से फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हुए, जहां से फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है। गणेश चतुर्थी हो भी चुकी है। जो पूरी कल हमारी बात हो रही थी, फाडा के सीईओ जो हैं उनके साथ कल हमारा एक लाइव हो रहा था। उन्होंने ये कहा कि जो कार सेल्स या ऑटो सेल्स की जो पूरा का पूरा ओवरऑल एक साल में सेल्स होती है, उसका 1/3 पूरा का पूरा केवल फेस्टिव सीजन से निकलता है। और ये अच्छा। बात आप समझिए कि केवल और केवल ऑटो तक सीमित नहीं है। आपके व्हाइट गुड्स हो गए या दूसरे, यहाँ तक कि रियल एस्टेट सेक्टर तक की भी जो सेल्स है वो सबसे ज्यादा इसी पीरियड में निकलती है। अब सरकार की उलझन ये है कि जो वादा उन्होंने किया है कि हम रिफॉर्म लेके आने वाले हैं, हम इसमें रेट कट करेंगे और आम लोगों को राहत देंगे, उसको कितनी जल्दी इंप्लीमेंट कर सकती है सरकार। सरकार के सामने चुनौती सबसे बड़ी संदीप जी इस वक्त यही है। इसमें पेच एक बहुत बड़ा पड़ रहा है, वो पेच है राज्यों का। 8 राज्य ऐसे हैं जो सरकार के इस फैसले का विरोध कर सकते हैं में, और उनका कहना यह है कि हमको 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है इस पूरे रेट रेजिक में। प्लस वो मांग कर रहे हैं कि 5 साल तक के लिए हमको इसका कंपनसेशन दिया जाए, आप जो भी करना चाहते हैं। तो सरकार के सामने 2 चुनौतियां, एक तो जल्द से जल्द इसको लागू कैसे किया जाएगा, नंबर 2 राज्य जो विरोध में हैं, अगर खड़े हो रहे हैं, उनको मनाया कैसे जाएगा। और सबसे बड़ी अभी जो खबर आ रही है, आज मीटिंग चूंकि चल रही है, मीटिंग के दौरान वो ये खबर आ रही है कि सरकार इसको नवरात्रि तक लागू करना चाहती है। संदीप जी।
ओके, तो दो बड़े दाव पेंच है इसमें, या दो बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, जिसका सामना सरकार को करना पड़ेगा। बड़ा बीड़ा उठा तो लिया है प्रधानमंत्री जी ने, और आप देखेंगे तो कदम उठाए भी जा रहे हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई है, उसमें सहमति बन भी गई है। अब ये फैसला फाइनली जीएसटी काउंसिल के सामने आ चुका है, जिसमें ये फाइनल अप्रूवल आता हुआ दिखेगा। लेकिन इन चुनौतियों को ही पहले समझ लेते हैं। हमारे साथ जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट वेटरन सुनील सुब्रमण्यम जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनके पास चलते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मनीष कुमार गुप्ता जी भी शामिल हो चुके हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सुनील सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो दो बड़े सवाल हैं, जो दो बड़ी चुनौतियां, जैसे हमें प्रवीण जी बता रहे हैं, एक तो इसको लागू करने में, कब इसको लागू किया जाए, उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं जरा पहले वो समझाइए। फिर मैं समझता हूँ मनीष जी से कि ये जो दूसरी दिक्कत है, सेस वाली, जो कंपनसेशन वाली राज्यों की जो अड़चन है, उसको कैसे पूरा किया जाएगा। सर, लागू करने वाला जो पॉइंट है, पहले जरा उस पर आपकी राय दीजिए। मेरा मानना है कि अक्टूबर 1 से ये लागू हो सकता है, क्योंकि कुछ उम्मीद थी कि सितंबर 1 बैकडेट करके करें, बट क्योंकि एट द सेम टाइम सिस्टम्स को भी रैशनलाइज कर रहे हैं, तो बैकडेट करना मुश्किल होगा। तो अक्टूबर 1, क्योंकि नवरात्रि भी उसी पीरियड में आती है, गांधी जयंती के आसपास, तो अक्टूबर 1 एक अच्छी तारीख लग रही है मुझे जहाँ पे ये लागू होगी। तो नेचुरली सितंबर महीने के सेल्स थोड़े पोस्टपोन आ जाएंगे, मगर ये एक डिले है, मगर डिनाइड नहीं है, यानी ये लोग जरूर जाके अगले महीने खरीदारी कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि ये पोस्टपोनमेंट तो होगा, बट उसका परमानेंट नुकसान नहीं होगा। एक और महीने का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको कंपनीज के ऊपर लगेगी इसके ऊपर। तो वो एक मेरी राय है कि अक्टूबर 1 तो डेफिनेटली इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट मुझे सामने दिख रहा है। ओके प्रवीण जी, मैं चाहूंगा कि ये जो अड़चन की आप बात करें, दूसरी जो चुनौती है, अगर आप मनीष जी से उसके बारे में थोड़ा समझ सकें। नहीं, मेरा जो एक बड़ा सवाल है और जो सरकार की सामने भी चुनौती है मनीष सर, वो ये है कि 8 राज्य ऐसे हैं जो सरकार के से ये मांग कर रहे हैं कि उनको तकरीबन 2 लाख करोड़ का इस जीएसटी का जो पूरा फेरबदल होगा, जिसकी प्लानिंग है, उसमें उनको हो सकता है। एक डिमांड उनकी राज्यों की जो है, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स के जरिए आ रही है, वो ये आ रही है कि राज्यों की मांग ये है कि उनको कम से कम 5 साल का कंपनसेशन इसमें। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार राज्यों की जो मांग है उसको पूरा कर पाएगी, और दूसरी चीज ये कि क्या राज्य इस बात के लिए राजी होंगे, और क्या कंपनसेशन सरकार दे सकती है। ये जो एक अड़चन है इस पूरे जीएसटी रेट कट को लागू करने की, क्या वो सफल हो पाएगी उसमें। जी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिस तरीके से सरकार का बर्ताव रहा है, प्रवीण जी, जिस तरीके से वो चीजें फ्री कर रही है सिर्फ जनहित में, वो राज्यों को कोई भी बेनिफिट देने की ना स्थिति में है, ना इंटेंशन है, देना भी नहीं चाहती, क्योंकि जीएसटी के मुद्दे पर सरकार खुद अपने आप को वित्तीय दबाव में महसूस कर रही है, और सरकार जनता को रिलीफ देना है, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ी है, और जीएसटी की वजह से जो जीएसटी चोरी हो रही थी, जो पहले सरकार के हिस्से में चोरी जाती थी, अब जब जीएसटी एंड आइटम पे जीएसटी की कड़ाई होगी, आप माल का मूवमेंट नहीं कर पा रहे बिना ई वे बिल के, तो नतीजा ये हो रहा है कि चोरी जो हो रही है, वो चोरी की कॉस्ट, आधी कॉस्ट जनता पे आ रही है। क्योंकि आप जहां भी सामान खरीदने जाइए, किसी भी बड़े मार्केट में जाइए, वो कहता है कि 100 रुपए का सामान है, जीएसटी दोगे तो 118 का है, और नहीं दोगे तो 109 का है ना। तो ऐसे में वो इनडायरेक्टली कमाई हो रही है। अलग बात है कि उस दुकानदार कुछ और जुगाड़ भी कर रहा है, लेकिन इस सबसे कस्टमर को बिना बात को 10% की कॉस्ट पड़ रही है, और दुकानदार उसको फिर बेच के 18% फिर वसूल करके सरकार को जमा कर रहा है, और उसमें से अपना इनपुट काट रहा है। तो सरकार डेफिनेटली कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालेगी जिसमें राज्यों को यह भुगतना ही पड़े। अब राज्य तो ये चाहते हैं कि मानो पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए, इन पर जो सेस आता है उसे कंटिन्यू करे या बढ़ा दे, पर इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिलेगा तो महंगाई घटाने का जो सरकार का प्लान है, जो मोदी जी का प्लान है, वो धरा रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जी, तो मुझे लगता है कि सरकार राजनीतिक तरीके इस्तेमाल करेगी।
उन राज्यों को पटाने के लिए कुछ और बेनिफिट अदरवाइज, क्योंकि तुम ये बार इस बार कुछ मत कहो, वहां बेनिफिट ले लेना, या हम आपको ये वो दिस एंड दैट कर लेंगे। आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन करना चाहूँगा। अभी असल में कल ही एक एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो राज्यों को नुकसान वाला फैक्टर है उसकी भी पड़ताल की गई है कि क्या राज्यों को वाकई नुकसान होने वाला है या नहीं। और उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो दर्शकों के जानने के लिए भी अहम है और हमारे समझने के लिहाज से भी हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जीएसटी अभी जो कलेक्शन होता है उसमें दो हिस्से हो जाते हैं, एक हो जाता है राज्यों का, एक हो जाता है केंद्र का, और दोनों चीजें बराबर से आधी आधी दोनों लोगों के बीच में 50-50% के साथ बंटती हैं। इसके बाद जो केंद्र का हिस्सा आता है 50% का, उसमें से 41% हिस्सा केंद्र टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर राज्यों को फिर से वापस कर देता है। अब अगर 100 रुपए कमाई होती है कभी जीएसटी से किसी चीज पे, तो उसमें राज्यों को एक तो 50% मिल रहा है प्लस आपका 41% अलग से मिल रहा है। यानी अगर आप देखेंगे 100 रुपए में से करीब 70 रुपए 50 पैसे राज्यों को मिलते हैं और बकाया का 30-40 रुपए या उससे कम का हिस्सा आपको केंद्र को मिलता है। तो राज्य ऑलरेडी असल में टैक्स डिवोल्यूशन और जो डिवीजन है टैक्सेस का आपका जीएसटी का, उससे फायदे में है। एक और बात जो इसमें कही गई है रिपोर्ट में एसबीआई रिसर्च की, उसमें यह कहा गया है कि FY26 में राज्यों को कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी से कमाई होगी। ये टैक्स का 50% का हिस्सा है। इसके साथ 4.1 लाख करोड़ रुपए यानी 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग जो टैक्स डिवोल्यूशन है उससे आएगा। एक और बड़ी बात इसमें कही गई है, वो ये कहा गया है कि कम से कम आपको 5 से 8% तक का जो रेवेन्यू गेन होगा बाद में। इनिशियली लॉस है 5-6% का, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो 5-7% का यहाँ पे गेन होगा जब जो कंजम्पशन बूस्ट है, तो वो करीब 52,000 करोड़ रुपए का कंजम्पशन बूस्ट मिलने का फायदा है। तो उससे भी राज्यों की कमाई एक तरह से हम कहें कि वो होगी। सर, इस पे आपका टेक एक बार लेना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपसे बिल्कुल सहमत हूं। इसमें एक बात और ऐड करूंगा। आप एक बात जो करेंगे बूस्ट, बिजनेस बूस्ट होगा तो लॉन्ग रन में कमाई होगी, वो यानी प्रोबेबल फ्यूचर इनका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो उनके पास सफिशिएंट मनी है, एक बात। दूसरी बात है ये नेगोशिएशन पॉइंट है कि सरकार जानती कि इनके पास पैसा है और इनके पास आएगा। अब इसमें मैं एक अमेरिकन लॉ की बात करूंगा, जो है लाफर्स लॉ। वो लाफर्स लॉ कहता है कि आपका टैक्स का रेट जितना कम होगा आपकी कलेक्शन उतनी बढ़ेगी। अब जहां 40 से 28 से 18 हो जाएगा, 12 से 5 हो जाएगा, तो जो टैक्स चोर हैं उनको टैक्स चोरी करने में ना कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं आएगी कि मैं चोरी करने के बाद मेरे को बच क्या रहा है, और लाइफ लॉन्ग रिस्क है। क्योंकि जीएसटी में ऐसा तो नहीं कि 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा तो डिमांड नहीं आएगी, 3 साल बाद भी आ जाएगी, और कंपनी छोड़ के चले गए डायरेक्टर तब भी आ सकती है। तो ऐसे में चोरों का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में लगेगा चोरी करना फायदे की सौदा नहीं रही, और फायदे का सौदा नहीं है तो फिर कोई व्यापारी नहीं करता, तो कलेक्शन बढ़ने लगेगा क्योंकि मेंटल पीस मिलेगी, कलेक्शन बढ़ेगा। तो आपकी बात से प्रवीण जी सहमत हूं कि आने वाले समय में राज्यों को वो नुकसान जितना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं शायद वो उतना ना हो। अब सुनील जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद कुछ कहेंगे इस बात पे। जी नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि ये एक्चुअली आप अमेरिकन लॉ की बता रहे हैं, वो यूनिवर्सल लॉ है। और इन्होंने पी चिदम्बरम ने शुरू किया था कि अगर टैक्स बर्डन कट किएगा, और उन्होंने सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं सहमत हूँ कि फोकस है 12 से जो 5 हो रहा है, क्योंकि 12 से आपको आधा 6% तो बेनिफिट मिलेगा जीएसटी अवॉइड करके, मगर 5 में कितना बेनिफिट मिलेगा? 2.5 मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको आमतौर की चीजों में एक जीएसटी की चोरी जो हो रही थी वो चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि ये स्टेट्स भी ये जानते हैं, ये खाली नेगोशिएशन के लिए वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनको भी जानते हैं कि जो चोरी है 5% में कितना लाभ होगा चोरी करने में, इट्स नॉट वर्थ द चोरी। तो इसीलिए मैं सहमत हूँ आपके, मैं इसलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि उसका अमेरिकन लॉ बताया। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये अमेरिकन लॉ अमेरिकन टेक्स्ट बुक में छपा था, मगर लॉ तो एप्लीकेबल यूनिवर्सली है। और कॉर्पोरेट टैक्सेस में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया। आप कॉर्पोरेट टैक्सेस देके 25% और न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15%, इसलिए उन्होंने किया ना। मेरा इंडिविजुअल टैक्सेस में भी उन्होंने राहत देने की कोशिश की है। तो ओवरऑल ये मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली ये मैटर सॉल्व हो जाएगी। ये खाली एक नेगोशिएशन के पॉइंट डाल रहे हैं,
बट सबको पता है कि इसी में भलाई है, क्योंकि आम जनता के ऊपर ये जो रिलीफ पास ऑन करना सभी मानते हैं, राज्य और केंद्र, कि वो जरूरी है आज के दिन में, नहीं तो कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा अगले इलेक्शन। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात ऐड करूंगा, वो जो लाफर्स लॉ है, वो लाफर्स लॉ, लाफर वाले यूएस इकोनॉमिस्ट, इसलिए वो लाफर लॉ के नाम से फेमस हो गया। ये मतलब मेरा कहने का था। ठीक। सुनील सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या इस जो टैक्स को पूरा जो रिफॉर्म करने को सरकार लेके आई, देखिए हम इस चीज को देख रहे थे कि लगातार जो डिमांड एक आ रही थी, जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त देश में है कि एक रिफॉर्म का आप दौर शुरू करें, आर्थिक सुधारों का। 91 के बाद अगर हम देखें तो जीएसटी के को लाने को लेके और एक दो चीजों को लेके के बाद कोई बड़ा ऐसा रिफॉर्म हुआ नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चीजें वही हैं, आपको देखें कोई नया बिजनेस, और इसको लेके अगर हम स्टार्टअप्स को लेके देखें या अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी जब भी सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो वो इन बातों को कहते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बना हुआ है, चीजों को शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बहुत देर से उठाया गया कदम है, क्या सरकार इसको पहले ला सकती थी, और आखिर सरकार की अब क्या, आप जैसे अगर हम पिछले साल से देखें, सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम पेंशन का पूरा नई पेंशन स्कीम लेके आ रहे हैं, फिर 12 लाख तक की टैक्स छूट दी, आप एक रिफॉर्म का या लोगों के हाथ में पैसा देने का एक चक्र देख रहे हैं। क्या सरकार लेट हो गई बहुत ज्यादा इस पूरे रिफॉर्म को लेके आने में, और अब चीजें कुछ गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं? नहीं, सी जरूर मैं कहूँगा कि लेट है, क्योंकि जो इच्छाएं जो मोदी जी ने 2014 में एक्सप्रेस किया था कि इन्हीं चीज़ों पे हमें करूँगा काम, तो हो गए अभी 10 साल से ज़्यादा, और ज़रूर वहाँ पे, मगर प्रॉब्लम क्या है बताओ? प्रॉब्लम है कि हमें डेमोक्रेसी है, चीन की तरह हम अथॉरिटी की तरफ से नहीं कर सकते। सेकंड, जो रिफॉर्म चाहिए वो लैंड एंड लेबर रिफॉर्म है, जो आसान नहीं है, क्योंकि जैसे अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया तो इमीडिएटली झंडा उठ गया, तो फार्म लॉज को रिफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि फार्मर्स को, तो एक डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। तो जरूर और तेजी से हो सकती थी, मगर हमारी सिचुएशन जो ऐसी है तो उसमें हमें सबको साथ लेके जाने की जो एक कोशिश होती है। ओके, और फाइनली 91 की रिफॉर्म आपने बताई। देखिए क्या होता है ना कि आपके बेटे के बारे में या बेटी के बारे में पता, पढ़ाई एग्जाम नजदीक होता है तभी पढ़ाई शुरू करते हैं, यानी धक्का चाहिए। तो अब मेरा मानना है कि मिस्टर ट्रंप ने टैरिफ के जरिए वो धक्का दे दिया। ये 50% का टैरिफ जो लगा है वही हमें एक चाटे की तरह लगा है। अब रिफॉर्म तेजी से होगी, क्योंकि अब कुछ चॉइस नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसा एक्सपोर्ट अगर घट गया तो इसीलिए मैं ये देखता हूं कि बार बार अभी जब 50% टैरिफ लग गए, तब अमिताभ कांत हो चाहे, वो भी कह रहे हैं कि इट्स अ वेकअप कॉल। करेक्ट। सरकार भी एकदम से आई कि हम अब पूरा रिफॉर्म करेंगे। 2 पैनल बनाए गए, एक आपके राजीव गाबा की अगुवाई में बना है, एक पैनल आपका टीवी सोमनाथन की अगुवाई में बना, जिसमें राज्यों तक की पॉलिसीज को चेंज करने की बात अब कही जा रही है। लेकिन क्या हम इन चीजों को, और ऐसा ही वाकया हमने सर देखा 2000 कोविड आया तब सरकार ने कही नहीं चाइना +1, अब हम मैन्युफैक्चरिंग पे पुश करेंगे। लेकिन क्या हम किसी क्राइसिस जब आ जाती है, क्राइसिस के गेट पे खड़े हो जाते हैं, तब हम जाके चीजें करते हैं, या हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे इस चीज को 2020 से ही? सर देखिए, हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, और रीजन है क्राइसिस। क्राइसिस में ही देश एक से जुड़ता है। जब इंडो पाक वॉर चलती है तो सब एक साथ एक बात कहते हैं। अब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इस टैरिफ की वजह से जो भी रिफॉर्म करना है कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो टैरिफ की मुसीबत सामने आ गई है। तो देश को हर एक क्राइसिस की जरूरत होती है बड़ा बदलाव लाने के लिए, और हम जितना भी सोचे कि प्रोएक्टिव करें, क्योंकि प्रोएक्टिव करने 10 लोग झंडा उठाते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक फिटनेस है। मगर एक स्ट्रेंथ भी है कि जब कोई चुनौती सामने आती है ना, तो सब इकट्ठा करके उसको मोड़ने में तैयार हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अब माहौल ठीक है, इसलिए जीएसटी का रिफॉर्म अब करना ठीक था, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ आ गई तो जो भी हम चीज हम अभी करते हैं समर्थन होगा सभी को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुसीबत हमारे सामने है। तो मेरा मानना है कि थ्रू क्राइसिस ओनली वी डेवलप। तो क्राइसिस में होता है ना, जो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मेरा मानना है कि ये क्राइसिस ही हमें एक झटका देगी और आगे हम लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ सकते हैं, नॉट इंक्रीमेंटली। तो मैं मानता हूं कि एक्चुअली थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर ट्रंप को, और इसी चीज के कारण उनको नोबेल प्राइज के लिए हमें रेकमेंड भी करना चाहिए।
ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए और वो अवसर हमारे लिए आ चुका है। और इस टैरिफ का जो डर हमारे सामने ना, हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो खतरा बन के ये मंडरा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए जीएसटी दरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर दरों में कटौती की जाएगी, नई स्लैब्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी और पहले वाली जो दरें उनको कम किया जाएगा। यानी कि खपत को, कंजम्पशन को पूरी तरह से बूस्ट देने की जो कोशिश है वो सरकार कर रही है। तो अगर हमारे देश से जो उत्पाद बन रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे, तो कम से कम घरेलू खपत ही बढ़ जाए इतनी कि हम एक्सपोर्ट्स का जो नुकसान होने वाला है उसकी किसी तरह से भरपाई कर लें। अब ये जो खपत से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, किन सेक्टर्स को ज्यादा फायदा हो सकता है, ये जो 2 दिन की बैठक चल रही है, अगर हम थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत करें तो सुनील सर 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं खास तौर पे जिनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आता है वो दिख सकता है, जिसमें खपत में सबसे पहले तो ऑटो, इनकी जो जीएसटी की दरें हैं वो कम होती हुई दिखेंगी। दूसरा नाम है एफएमसीजी, यानी कि जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, शैम्पू, तेल, साबुन जैसी चीजें हुई वो हुई। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसी जो चीजें हैं इनके ऊपर भी इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। टायर्स, इनके ऊपर जीएसटी कम हो सकती है। और दूसरा एक इंश्योरेंस, ये भी एक मुद्दा है जिसको इस बैठक में टच किया जा सकता है। इस पर भी जीएसटी हो सकता है खत्म ही कर दी जाए पूरी तरह से, जैसा हमने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ओर से एक जो प्रस्ताव देखा था। मैं एक एक करके आपसे बात करना चाहूंगा सर। पहले मैं ऑटो को ही टच कर लेता हूँ। ऑटो पर देखें तो सर जीएसटी की दर अभी है 28% प्लस एक जो कंपनसेशन सेस, जैसे अभी प्रवीण जी बात कर भी रहे थे, 28% की जीएसटी दर है, उसके ऊपर एक कंपनसेशन सेस भी लगता है। तो कुछ चुनिंदा लग्जरी, कुछ सिन गुड्स हैं जिनके ऊपर ये जो अतिरिक्त टैक्स के रूप में कंपनसेशन सेस है वो लगता है। और माना जा रहा है कि सर ये जो 28% की दर है ये घटकर 18% पर आ सकती है, खास तौर पे जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं उनके लिए। और एक आशंका ये भी है कि एसयूवीज और जो कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं उनके लिए जो जीएसटी की दर है वो बढ़कर 40% भी हो सकती है। तो सर ये जो पहले ऑटो सेक्टर के लिए इस पूरी बैठक को कैसे समझा जाए, जैसे एक्सपेक्टेड अगर ये फैसले आ जाते हैं तो कैसे फिर अप्रोच किया जाए ऑटो सेक्टर को? देखिए, आपने इसको अच्छी तरह समराइज किया है और देश में दिक्कत यही है, क्या है कि महंगी गाड़ियां बिक रही है, एंट्री लेवल गाड़ियां नहीं बिक रही है। तो अगर ये जीएसटी के तौर महंगी गाड़ी और भी महंगी हो जाए और सस्ते वाली गाड़ी और भी सस्ते हो जाए, तो नेचुरली जो एक के शेप्ड रिकवरी चल रहा था वो अब यू शेप्ड रिकवरी में बदल सकता है। और देश को ये बहुत जरूरी है क्योंकि कैपेसिटी जो ज्यादा है, हाई वॉल्यूम लो वैल्यू गाड़ियां की ही वॉल्यूम जास्ती है और इसीलिए ये जरूरी है, क्योंकि नहीं तो कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हो पाएगी उस सेक्टर में। तो मेरा मानना है कि ये अच्छे कदम है। और जो महंगी गाड़ी है, जो रिच है, ठीक है, टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 60% देश का इनकम है, तो उनका जो कॉस्ट बढ़ता है, ईएमआई थोड़ी बढ़ेगी, तो वो एसयूवी लेने से या महंगी गाड़ी लेने से अपना मना नहीं करेंगे। मगर आम व्यक्ति जो है, जो एंट्री लेवल गाड़ी होता है, उसको ईएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 1000 रुपए का भी कमी आ गई तो शायद वो अपना एक मोटरसाइकिल से गाड़ी खरीदने में उसकी मन बदल सकती है। तो मेरा मानना है कि ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए शायद बड़े लेवल के बड़े दिग्गज ऑटो गाड़ियां हैं, वहां पे थोड़ी इंपैक्ट आ सकती है, मगर ब्रॉडर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। और खास करके मैं मानता हूं कि ये पास ऑन भी हो जाएगा कस्टमर को, क्योंकि एक और चीज है आपको याद रखना है कि कई लोगों ने कहा है कि क्या कॉर्पोरेट्स ये जीएसटी रिडक्शन को कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे या अपने मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर ऑटो इंडस्ट्री ऐसी स्थिति में है कि ये जरूर पूरा का पूरा वो पास ऑन करेगी, क्योंकि डिमांड उनके डीलर के लेवल पे देखिए स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, उनको निकालना है डीलर से कस्टमर के हाथ में। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी खबर है दो तरफ से, एक है ऑटो मास मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दूसरी कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑटो इंडस्ट्री में ही आपको नहीं बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ दी वॉल्यूम वाली गाड़ी नहीं बिक रही थी, शायद वो अगले साल में एक कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी धक्का दे सकती है। तो ओवरऑल ऑटो के लिए मैं पॉजिटिव मानता हूँ। खाली एक चीज खबर आ रही है ईवी के बारे में। अब खबर ये है कि ईवी का एक मिड लेवल ईवी का 5% पे भी कटौती हो सकता है जीएसटी, मगर महंगी ईवी यहाँ 40 लाख के ऊपर, उसमें 40% का सिन टैक्स भी लग सकता है। तो दोनों इस तरफ भी खबर आ रही है, तो उसका हमें वेट करना चाहिए कि ईवी सेगमेंट पे इसका क्या असर होगा। सर आपने ये जो आप प्रवीण जी आप कुछ पूछ रहे थे? बिल्कुल, मैं बस एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सुनील सर से कि इस जो पूरा जो ऑटो सेक्टर पे अगर 18% की जीएसटी आती है, हाँ। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें जो खुशी होगी वो मारुति को होना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशान थे मारुति सुजुकी की छोटी गाड़ियां बिक नहीं रही, क्या होगा। फिर उनका कैफे 3 नॉर्म को लेके भी बहुत कंसर्न था।
तो एक तो सवाल मेरा ये है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या जो ऑटो सेक्टर के सामने हम देख रहे थे पिछले साल से ये कि एक इन्वेंट्री लेवल हाई है, फेस्टिव सीजन में भी सेल नहीं निकल रही थी, ईयर एंड पे भी नहीं निकली, और अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो बड़े बड़े डिस्काउंट्स हैं, क्या अब ऑटो सेक्टर अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है सर? देखिए, एक्चुअली आप कह रहे हैं ना, मुसीबत से निकलने के लिए उनको थोड़ा लॉस झेलना होगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है उसको उन्हें कंप्लीट लो मार्जिन पे बेच के उसको निकालना होगा। तो शायद शॉर्ट टर्म में उनकी ईपीएस ग्रोथ उतनी ना होगी, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये जो ओल्ड स्टॉक का क्लियरेंस हो रहा है और नई मॉडल्स जो अभी लॉन्च कर सकते हैं, तो उसी में भलाई होगी। तो मैं एक शॉर्ट टर्म में शायद ईपीएस में डिप भी देख सकता हूँ। तो इसीलिए आप जो भलाई कह रहे हैं, तो अगले ईपीएस में आपने कटौती देख ली तो हमने कहा क्या भलाई है, क्योंकि वो भलाई जरूरी है, क्योंकि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है। और जो मॉडल अभी देखिए क्या होता है कि ऐसे जीएसटी रूल में होते हैं कि सडनली वो लगाएंगे 1500 सीसी के ऊपर ये जीएसटी और 1500 के नीचे ये, तो होल मॉडल का जो मिक्स है वो भी बदल सकता है। और आपने मारुति का जिक्र किया, मैं मानता हूं कि अगर टाटा और महिंद्रा सबके लेवल में डिफरेंट साइजेस की गाड़ियां हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली एक ही प्लेयर के लिए बेनिफिट होगा, मास वॉल्यूम प्रोडक्शन जिसका भी है। और मेरा मानना है कि इवन मोटरसाइकिल सेगमेंट में इसका असर दिख सकता है, क्योंकि रूरल में मोटरसाइकिल द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, तो हीरो होंडा, टीवीएस मोटर, बजाज, इनके लिए भी पॉजिटिव आ सकता है इस जीएसटी रैशनलाइजेशन से। अच्छा मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सुनील सर ने जो एक बात कही ना कि ये पूरा पास ऑन हो जाएगा, कंपनी अपने पास रखेंगी या नहीं रखेंगी इस चीज को, यानी कि कस्टमर्स के पास इससे पास ऑन कर दिया जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग खरीदने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन महसूस करेंगे। सर ये वाला जो मुद्दा है ना, मैं एफएमसीजी छोड़ देता हूँ, मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल को छोड़ देता हूँ, मैं आता हूँ सीधा इंश्योरेंस पर। अब इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है, ये ऑलरेडी प्रस्ताव भी पारित हो चुका है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी कि जो 18% की जीएसटी लगती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पर हो या फिर नॉन लाइफ, हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कह लीजिए आप, इस पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव है और सरकार भी इसी मूड में है। लेकिन पेच यहाँ पे फंस सकता है सर कि जो कंपनियां हैं वो पूरा पास ऑन शायद इस चीज को ना करें, ये बोलकर कि हमारी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, हम इस कंडीशन में नहीं है कि इसे पास ऑन करते। तो सर अगर ऐसा होता है, क्या ये दिक्कत की बात हो जाएगी फिर लागू होने में ये वाली चीज, या फिर कंपनियों के ऊपर ये बंदिश हो ही जाएगी कि हाँ इनको ये पास ऑन करना ही पड़ेगा ग्राहकों को? नहीं, पास ऑन का मुद्दा ही नहीं रहेगा। अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। जैसे मैं मेडिक्लेम खरीदता हूं, मेडिक्लेम का कॉस्ट 20,000 रुपया है और उस पर 3600 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, तो बात खत्म। मेरे को जो मैं 23,600 देता था, 20,000 दूंगा। दिक्कत कंपनियों को है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितना दिख रही है। कंपनियों को दिक्कत यह है कि जो वो तमाम सर्विसेज, जो भी कंसल्टेंसी फीस है या जो भी सर्विसेज, टेलीफोन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, जहां जहां जीएसटी लगता है, जिनका वो इनपुट ले लिया करते थे, वो उनको इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसका नतीजा ये होगा उनके लिए एक कॉस्ट है। अब चूंकि री इंश्योरेंस का और लेकिन एक और बात समझिए, इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खर्चा क्या है? उनकी सबसे बड़ी खर्चा है को इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस। अब वो अपने, उन्होंने जैसे किसी बड़े समुद्री जहाज का इंश्योरेंस किया, उन्होंने बदले में काउंटर किसी से आधा री इंश्योरेंस करा लिया, तो वो जीएसटी कॉस्ट है, उनको भी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ये कंपनियां सिर्फ इसलिए अपोज कर रही हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट आएगा, वरना इनका जो विरोध है वो दिखावे का है। ये अपना विरोध जैसे ही ये जीएसटी हटेगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट में बहुत मामूली सा इंक्रीज कर देंगे, अपना आईआरआर चेंज कर लेंगे। उसके लिए इन्होंने एक्चुअली से एक बार बोलना है, अपनी मॉर्टेलिटी चेंज कर रही है और ये बेनिफिट उठा लेंगे। तो जो कंपनियों का जीएसटी का विरोध है कि एग्जेम्पशन मत करो, ये विरोध बिल्कुल थोथा है, छिछला है और ना मानने योग्य है। और ये कंपनियां इतनी बदमाश हैं कि जैसे ही इनको मिलेगा मौका, ये तुरंत उसको रेट बढ़ा के कर लेंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं है जो ये कैलकुलेट कर ले कि आपके मेडिक्लेम की कॉस्ट क्या है। भाई मेरे को 20,000 लगे, 21,000 लगे, पता ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक एक्चुअरियल वैल्यूएशन होता है, और वो वैल्यूएशन जो एक्चुअली करता है वो ही बताता है। वो थोड़ी सी फिगर को सॉफ्टवेयर में चेंज कर देगा, आपका 21,200 हो जाएगा, काम खत्म। तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे तो इनकी कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ये इसमें सरकार को कोई डाउट नहीं है कि एक तरफ सरकार गरीब लोगों को फ्री चिकित्सा दे रही है, बुजुर्गों को फ्री चिकित्सा दे रही है, और जो अपने आप खर्च करना चाह रहा है उससे आप एक्स्ट्रा ड्यूटी टैक्स भी ले रहे हो।
तो ये तो बहुत समय से अनफेयर था, क्योंकि जो है इकोनॉमिस्ट की बात सुनता कौन है, इसलिए बोलने पर सुनी नहीं गई। बाकी अब सरकार को लगा कि ये महंगाई कम करने के बहाने इसका काम कर सकते हैं, तो चलो जिसकी भी सुनी तो सही सरकार ने। नहीं, लेकिन सर मेरा एक सवाल यहाँ पे है, बस छोटा सा। एक जो बात आ रही थी पीछे, हम देख रहे थे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जीएसटी को 0% सरकार नहीं करना चाहती या कंपनियां नहीं चाहती, क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट वाला कुछ मसला वहां पे फंसता हुआ उसमें था। तो वो क्या आप थोड़ा सा अगर समझा पाए? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा पूछिए, नेट चला गया था मेरा। मैं ये कह रहा था कि ऐसा पहले खबरें इस तरह की आ रही थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जब दिसंबर की जो काउंसिल की बैठक हुई थी पिछले साल, तब ये बात आई थी कि 0% नहीं होगा, इसको 5% के लेवल पे लेके आएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों का जो इनपुट क्रेडिट का मसला है वहां वो चीजें फंस सकती हैं। तो वो मसला क्या, अगर आप थोड़ा सा उस पर समझा पाए कि इनपुट क्रेडिट का मसला क्या ये 0% हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, आप बिल्कुल बात समझिए, जैसे आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस सपोज टर्नओवर 100 रुपया है, तो आपने जो 100 रुपए की बिलिंग की उस पर 18% का टैक्स आपको सरकार को पे करना है। लेकिन इस 100 रुपए का बिजनेस करने के लिए सपोज आपने कोई कंसल्टेंट रखा, किसी कंपनी से सर्विस ली, और आपने सपोज 75 रुपए के खर्चे दिए, और 75 रुपए में 18% की टैक्स आपको देना पड़ा, यानी जिसने 50 रुपए का बिल दिया उसने बिल एक्चुअली 59 का दिया। तो अब आपको सरकार को जो 18 रुपए की ड्यूटी देनी थी, उस 18 की ड्यूटी में जो 75 पे आपने 16, 14, 15 रुपए जो दिए, वो आपको काट के बैलेंस पेमेंट सरकार को 4 रुपए करना है। अब सरकार कह रही है कि भाई आप 100 रुपए पे चार्ज करो ही मत, तो सरकार तो चार्ज करे, यानी आप 100 रुपए पे चार्ज करेंगे नहीं, आपको देना नहीं। लेकिन जो आप 50 की ड्यूटी आपने पे करा, जो 59 पे करा, ये 9 रुपए भी आपकी कॉस्ट हो गई। पहले आप अपने सरकार के पेमेंट में से काट रहे थे, इस पेमेंट काटने को कहते हैं जीएसटी इनपुट क्लेम कर लेना, है ना सर। अब ये कंपनियां कह रही है कि साहब हम जितना इनपुट ला रहे हैं वो इनपुट हमारी कॉस्ट बन जाएगा, हमारा खर्चा हो जाएगा। जो पहले हम सरकार को जो पेबल जीएसटी था, हर महीने के महीने कितना जीएसटी हमने पे किया, कितना जीएसटी में देना है, काट के हम बैलेंस देते थे। कई बार उल्टा भी होता है कि आपको देना कम है, आपका इनपुट ज्यादा खड़ा हुआ है, तो देना ही नहीं है, 0 दे रहे हैं, अगली बार आएगा उसमें से भी काटेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, टेक्निकल गिलिश तो है ही कि भाई आपको इनपुट मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आप हॉस्पिटल को ले लीजिए, हॉस्पिटल भी तो सेम ही काम कर रहे हैं ना। हॉस्पिटल अपनी मेडिकल सर्विस दे रहे, उसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन क्या हॉस्पिटल का इंटरनेट का बिल नहीं आ रहा, क्या हॉस्पिटल का टेलीफोन का बिल नहीं आ रहा, या अगर कोई फर्नीचर रेंट पे ले रहे तो हॉस्पिटल रेंट पे ले रहे, या गाड़ी खरीद रहे हैं, एम्बुलेंस खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल इक्विपमेंट आ रहे हैं, मेडिसिन आ रही है, उन सब पे क्या जीएसटी नहीं है? बिल्कुल है। तो वो हॉस्पिटल की मजबूरी है उसे एब्जॉर्ब करना, प्रोपोर्शनेटली वो थोड़ी सी अपनी सर्विस की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। आप मेडिक्लेम को हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी, आई होप। सुनील सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज सर गो। हाँ, मैं उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया मनीष जी ने। मैं सिंपल सा कंक्लूजन में बताऊं आपको कि इस जीएसटी को 0 करने से फायदा एक ही व्यक्ति को होने वाला है, वो है सरकार। और एक्चुअली देशवासियों को जो इंश्योरेंस लेते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट। और उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में ये समझाया, मैं सिंपल सा बता रहा हूं, क्योंकि जो समझे कि अगर 10 रुपए आपको जीएसटी पे लगे और 8 रुपए वो क्लेम कर रहे थे इनपुट टैक्स उनके खर्चे के कारण, अब क्या हो गया, वो 8 रुपए गवर्नमेंट के लिए इनकम बन गए, और ये 10 रुपए जो वेव ऑफ किया है उन्होंने प्रीमियम बढ़ा देंगे अपना कस्टमर को। तो कस्टमर 10 रुपया और प्रीमियम देगा, गवर्नमेंट को 8 रुपया इनकम बढ़ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनियां अपना हाथ साफ रखेगी, क्योंकि जो भी है वो पास ऑन कर लेगी। तो एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट के लिए फायदा है। इसलिए गवर्नमेंट ये 0 से 1 और 2 नहीं करेगी, क्योंकि 1 और 2 करने से गवर्नमेंट को नुकसान है। अब ये करेगी तो पूरा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का मार्केटिंग कमीशन, जो भी उनका खर्चा है, उनको सेट ऑफ नहीं मिलेगी, तो गवर्नमेंट को सीधा हाथ सफाई, इनकम
क्लीन। तो ये गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है, और कस्टमर को क्या करेंगे इंश्योरेंस कंपनी, वो बढ़ा देंगे। जैसे उन्होंने कहा एक्चुअल ये वो कुछ बता के अब तक 500 रुपया दे रहा था, वो 600 रुपये देगा, तो उसका कॉस्ट एक्चुअली और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये है समरी, इंश्योरेंस का फायदा गवर्नमेंट को ही मिलेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ेगी, गवर्नमेंट की सोशल इनकम बढ़ जाएगी। वो सरकार को जनता को कहेगी मैंने टैक्स घटा दिया, पर हाँ ये बात ठीक है आपका इनपुट है, उसको क्लेम करने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को जीएसटी की कंपनियों से जो डायरेक्ट कैश फ्लो होना था वो बंद होगा। इनकम नहीं बढ़ेगी, सरकार की इनकम थोड़ी सी घटेगी, इस बात से मैं कंफर्म हूं, क्योंकि जो जीएसटी का जो आगे भी इनपुट नहीं जाता है, यानी जैसे मैंने मेडिक्लेम लिया, मैं जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, लेकिन अपने मेडिक्लेम पर मैं इनपुट नहीं ले पा रहा, तो बहुत मामूली सी सरकार की नुकसान होगी, फायदा नहीं होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। अच्छा, फायदा नहीं मगर ये कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां अपना जो इनपुट टैक्स सेट ऑफ कर रही थी, अब वो सेट ऑफ नहीं होगा, तो नेचुरली गवर्नमेंट को, जिसने भी जीएसटी फाइल करके वो इनकम गवर्नमेंट को दिया है, अब गवर्नमेंट को सेट ऑफ का लॉस नहीं होगा ना, तो गेन ही होगा ना। एब्सेंस ऑफ लॉस इज अ गेन ना। आप इसको ऐसे समझिए, सरकार ना एक्चुअल पे नहीं, अकाउंटिंग पे चलती, कैश पे। हर इंश्योरेंस कंपनी हर महीने जीएसटी जमा करती है, करेक्ट, ठीक है। कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, जैसे इसका लेवल है। अब सपोज जीएसटी 0 हो गया, तो आउटफ्लो बंद, अब वो जमा नहीं करेंगे ना, और सरकार को फायदा हुआ नुकसान हुआ नहीं, बट वो कंपनी जो सब आप मेरी बात समझिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को कि भाई सरकार को जो इनफ्लो आ रहा था वो इनफ्लो गया, जिस कंपनी ने जिसको जो चार्ज करना था किया, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द कंपनी इज 0 टुवर्ड्स द जीएसटी, तो सरकार को उतने पैसे का कैश लॉस है नहीं। लेकिन इसी जो आप अभी बता रहे थे कि आप क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट के नाम पे आप हो सकता है सरकार से एडिशनल ले लें कि हमने तो साहब ज्यादा जमा कर दिया है और आप हमें वापस करिए, तो इनपुट क्रेडिट का फिर फायदा भी तो नहीं मिलेगा कंपनियों को। तो जो अभी 0 मिल रहा है, अभी सरकार कम से कम इस उसमें तो है कि मेरी सरकार की देनदारी इन कंपनियों को नहीं बन रही। कुछ ऐसा मामला तो नहीं है जिस बात को सुनील सर कहना चाह रहे हैं? एक बात सुनिए, जो इंश्योरेंस कंपनी है वही हॉस्पिटल है। आप 4 बड़े हॉस्पिटल के बारे में सोचिए, वो भी तो तमाम जीएसटी पे कर रहे हैं, सरकार से कोई रिफंड थोड़ी मिल रहा है उन्हें। जाहिर है वो उसको खर्चा मान के अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। अब एक बात समझिए, आपको कहीं कोई व्यापार करने में, दुकान खोली आपने किसी ऐसी जगह पे जहां पुलिस वालों को कुछ देना पड़ता है, तो अब क्या स्थिति होगी? आप व्यापार तो करेंगे, लेकिन आप उसको खर्चा मान के अपनी प्रॉफिट को थोड़ा सा बड़ा मेंटेन करने के लिए अपने सामान की सेल प्राइस थोड़ी बढ़ा देंगे, इतनी सी बात है। और इंश्योरेंस कंपनी भी अल्टीमेटली यही करेगी। आप अगली बार की बैलेंस शीट देख लेना, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं आने वाली, प्रॉफिट अप जाएगा, शेयर चढ़ता रहेगा, शेयर डाउन नहीं होने वाला। और शेयर प्राइस मार्केट का, कंपनी का ट्रू इंडिकेटर है, सच्ची बात बताता है। जो जनता की ओपिनियन है कि शेयर इतने का है, वो उतने का ही होता है। तो ऐसे में कोई बड़ी गिरावट अगर शेयर मार्केट में नहीं दिख रही है इंश्योरेंस कंपनी के में, इसका मतलब उन्हें पता है कि हमारा सीईओ, हमारा सीएफओ समझदार है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा। ये मेरा कहना है। तो सुनील जी ने शायद बात सुनी नहीं, अभी आउट हो गए थे। नहीं, मैं वही कह रहा था कि ठीक है, जीएसटी का इनका एक्सपेंस जो होता है, राइट, उसमें वो बिल जीएसटी के साथ बिल करेंगे ना इनको, जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को उस कंपनी से मिलेगा। और ये उसको लेकर सेट ऑफ पहले कर रही थी, अभी सेट ऑफ नहीं कर पाएगी, तो नेचुरली गवर्नमेंट का इनकम बच गया ना। तो वही मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा, तो क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी सेट ऑफ टैक्स नहीं क्लेम कर सकती है, मगर वो पैसा जीएसटी का जमा वो सप्लायर टू द इंश्योरेंस कंपनी ने जमा कर दिया है गवर्नमेंट के पास। अरे सर, आप सिंपल समझिए, सरकार के पास अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। जब इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी जमा नहीं करेगी, तो सरकार को तो कैश आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं मिलेगा ना, उसको पैसे नहीं आए, और ना भविष्य में आने का प्रॉमिस है, तो वो तो लॉस, वो तो सरकार को लॉस ही हुआ। आप समझिए, जैसे देखिए, कोई कंपनी 100 रुपए की सेल कर रही थी, तो उसको 18 देने थे,
और सपोज उसे 10 का क्रेडिट मिल रहा था, तो सरकार को 8 रुपए तो जमा कर रही थी ना सेट ऑफ करने के बाद। अब चलो सेट ऑफ नहीं मिल रहा, जीएसटी नहीं जा रहा, तो जो 8 जमा करती थी वो भी तो 8 जमा नहीं करेगी ना। तो सरकार का तो कैश आउट इनफ्लो कम हुआ, सरकार को जो आमदनी जीएसटी की फॉर्म में होनी थी वो घटी। यही मतलब है, इसी को लेकर अंदाजा लगाया था कि 12% से 5% करने में, इंश्योरेंस को हटाने में लगभग सरकार को 50,000 करोड़ का नेट इनफ्लो का लॉस है। और तो आपको आपका एक और कहना है बात बताऊं, कि इसको 5% से 1% किया तो सरकार को लाभ आ जाएगी? नहीं इंस्टेड ऑफ मेकिंग जीरो आप उसको छोटा रकम में कर दीजिए, तब उनको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। मैं एक बताता हूं, देयर इज ए परफेक्ट कर्व कि एक पर्टिकुलर स्टेज जो होती है वो ऑप्टिमम होती है। एक लेवल से नीचे जाने पर कलेक्शन डाउन होगी, एक लेवल से ऊपर जाने पर भी कलेक्शन डाउन होगी। तो देयर इज ए ट्रेड ऑफ, यानी ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ए परफेक्ट सिचुएशन, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है कि ये मेरी बेस्ट स्टेज है। हर सरकार अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंगल के हिसाब से टैक्स रेट डिसाइड करती है और उम्मीद ये करती है उसे कलेक्शन बेटर मिले, क्योंकि अल्टीमेटली कलेक्शन ही सब कुछ है। अगर टैक्स नहीं आया तो कोई कल्याणकारी योजना नहीं होगी, और संविधान सबसे पहले कल्याण की बात करता है, जनता के कल्याण की, जो कि टैक्स से ही संभव है। और अगर पैसे की बात ना होती तो शराब पे टैक्स क्यों ज्यादा है? इसीलिए ज्यादा है क्योंकि भाई आप अमीर हो, आप लग्जरी कर रहे हो, तो आपके पैसे से किसी किसान को 2,000 रुपए चले जाएं, किसी गरीब को आश्रय स्थल मिल जाए, गरीबों को रोटी मिल जाए, अस्पताल गरीबों को फ्री मिल जाए, ये है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चर्चा बाद में अभी ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा मामला। मुझे 2-4 सेक्टर्स और आपसे डिस्कस करने हैं, स्पेशली इस मीटिंग से जो एक्सपेक्टेशन है खपत वाले सेक्टर्स। मैं केवल अभी ऑटो की बात कर पाया हूँ। दूसरी और सर एफएमसीजी की अगर हम बात करें, जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हमारी, जैसे शैम्पू हुआ, तेल हुआ, साबुन हुआ, मिल्क पाउडर, नूडल्स, बहुत सारी चीजें हैं, चीनी हुई, इन पर जो जीएसटी की दरें हैं, अलग अलग स्लैब्स हैं, किसी पर 18% है, किसी पर 12% है, ये घटकर 5% पर आती हुई दिख सकती है। तो सर ये जो खपत वाला पोर्शन है एफएमसीजी, स्पेशली रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इन पर जो जीएसटी घटना है, मोर और लेस बाजार में ये फैक्टर्ड इन है सर। ज्यादातर कंपनियों में, स्टॉक्स में इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब सर यहाँ से जैसा एक्सपेक्टेड है, अगर वो फैसला आया 18% वाला 5%, 12% वाला 5% हुआ, तो बाजार के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? स्टेटस को है, अगर इनमें से कुछ खुदा ना खास्ता नहीं होता है या एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं आता है, तो क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है? यहाँ से अपसाइड और डाउनसाइड की गुंजाइश दोनों बताइएगा सर। तो अपसाइड में कहूंगा, देखिए अराउंड 70 to 80% इसकी जो फ्यूचर इनकम की पोटेंशियल है वो डिस्काउंट हो चुकी है, और शायद कुछ 20-30% अपस्विंग आज क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने साइन कर दिया उस खबर से, और आपको 20-30% का उछाल आ सकता है, मगर 70-80% ऑफ द गेन आपको ऑलरेडी अभी दाम में आ चुकी है। तो इससे बहुत ज्यादा गेन ऊपर की उम्मीद रखना अभी सही नहीं होगा। डाउनसाइड क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ 2-3। फर्स्ट, ये एफएमसीजी लो मार्जिन इंडस्ट्री है, तो ये जो अगर कंपनियों ने चुना कि ये जीएसटी का कट हम अपना मार्जिन को बढ़ाते हैं और कस्टमर को थोड़ा ही पास ऑन करते हैं, तो वो उनके ईपीएस के लिए अच्छी होगी, मगर वॉल्यूम ग्रोथ शायद उतना नहीं होगा। तो ये हर कंपनी की स्ट्रैटेजी में हमें स्टडी करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 होगी, कोई कंपनी क्योंकि उनको कैपेसिटी बढ़ाना है और सेल बढ़ाना है, वो और भी रेट कट को पास ऑन कर सकती है, तो ईपीएस भी ऊपर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, मगर लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ से वो कॉम्पेंसेट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये एक लॉन्गर टर्म तौर पर देखें तो ये शॉर्ट टर्म की हिचकिचाहट को छोड़कर लॉन्गर टर्म में अच्छी, ये वॉल्यूम ग्रोथ देश के लिए अच्छी है, कंपनीज के लिए भी अच्छी है। तो फिर भी मैं मानता हूं कि इमीडिएट ज्यादा एक गेन को मन में नहीं रखते हुए आप स्टैगर्ड तरीके से अभी भी इनमें निवेश करेंगे तो लॉन्गर टर्म में आपको एफएमसीजी में से फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो ईपीएस का लॉस है वो लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम से मेकअप हो जाएगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ एफएमसीजी में भी। ठीक है, शॉर्ट टर्म का पेन जरूर है जिससे आपको मार्जिन पे प्रेशर आएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपके वॉल्यूम्स इस तरह से बढ़ जाएंगे, ये जो पूरा शॉर्ट टर्म का पेन है वो आपको लॉन्गर टर्म गेन से कॉम्पनसेट होता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर सर खपत की अगर हम बात करें तो इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल एक बड़ा प्ले है, जिसमें टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें भी हैं, और हर आदमी एस्पायर करता है कि मेरे घर में टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जितने भी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं ये होने चाहिए। अगर ये 28% पर अभी
लग्जरी के रूप में टैक्स किए जाते हैं, ये घटकर 18% या फिर उसके नीचे किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सस्ती होंगी चीजें, तो फिर इनकी वॉल्यूम्स में भी इजाफा होता हुआ दिख सकता है। ये वाला जो पार्ट है सर, खपत वाला जो कंज्यूमर ड्यूरेबल व्हाइट गुड्स वाला पार्ट है, ये किस हद तक बाजार फैक्टर इन ऑलरेडी कर चुका है, और कितनी अपसाइड आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लेस में नजर आती है यहाँ से? मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल में एफएमसीजी से ज्यादा अपसाइड दिखती है, क्योंकि क्या होता है कि अनलाइक एफएमसीजी जो वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है और जो एक स्टेडी कैश फ्लो बिजनेस है, राइट, यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होता है, यानी इनके फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, और इसलिए थोड़ा भी वॉल्यूम का डिफरेंस उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट का डिफरेंस में बदल सकता है। तो ये कंपनियों में 3 प्लेयर शामिल है इसमें जो इसको हेल्प करेंगे इस डिसीजन में। एक है गवर्नमेंट जो जीएसटी कट करा रही है, दूसरा होता है जो बैंक्स जो ईएमआई, क्योंकि आरबीआई ने भी रेट कट और सीआरआर कट और ये लिक्विडिटी भी दिया है, तो ईएमआई से वो भी सपोर्ट करेंगे, और कंपनीज में अपना मार्जिन को थोड़ा घटाकर प्राइस तो 3 फोर्सेस है, गवर्नमेंट, कंपनीज, बैंक्स, तो तीनों का मिलाकर एक इम्पैक्ट इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी होगी। मगर क्या है कि इसमें एक तरह की कंज्यूमर ड्यूरेबल आपको अप्रैल मई में ही बिकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, ये सब। तो अब दिवाली में देखें तो शायद आपको टेलीविजन और ऐसी जो ठंडी से उनका संबंध नहीं है उनकी बिकवाली होगी, मगर इस समर सीजन में अब इसका पूरा इम्पैक्ट बाकी के जो कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें दिखेंगे। तो इसमें 2 स्टेज में होगा, और इसका इफेक्ट आपको, जैसे मैं कह रहा था, एफएमसीजी में 10% टॉप लाइन ग्रोथ तो 12% प्रॉफिट ग्रोथ होगी। यहां पर 10% टॉप लाइन ग्रोथ कुड भी 25-30% प्रॉफिट ग्रोथ। तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत है इसमें। और तीसरी इफेक्ट है जो मैंने एफएमसीजी के बारे में, ऑटो के बारे में भी कहा था, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त, क्योंकि अगर यह स्टॉक बिक गए तो नया एक कैपेसिटी क्रिएशन की भी साइकिल शुरू होगी, तो कैपिटल गुड साइकिल का भी इंपैक्ट इसमें दिखेगा। तो मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे ज्यादा बुलिश हूं कंपेयर टू एफएमसीजी फ्रॉम अ अपसाइड इन द बीपीएस। ओह सुपर सर, मतलब 10% अगर सेल्स बढ़ेगी एफएमसीजी की तो 12% का फायदा होगा, क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस है, और उसके कंपैरिजन में अगर 10% सेल कंज्यूमर ड्यूरेबल की बढ़ती है तो मुनाफे में 20-25% का आपको जंप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ प्ले एफएमसीजी के मुकाबले देखें तो ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस है। ये एक बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा फैक्टर आपने समझाया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में ज्यादा इंपैक्ट इसका पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। 2 आखिरी सवाल लूंगा सर, उससे पहले जरा एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जो बैठक का शुरू हो चुकी है, एक्सक्लूसिव फुटेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, वो मैं चाहूंगा कि एक बार आपके सामने रखते हैं कि ये जो 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है उसमें जो बैठक हो रही है उसके क्या कुछ फुटेजेस हमारे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, स्पेशल तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है, 11 बजे शुरू हुई है, और ये कल दोबारा फिर से 5 बजे तक इसका जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, और 5 बजे शाम को शायद आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में इनके जो फैसले हैं वो भी शायद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम उससे पहले ही गॉच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड फैसले हैं, क्या बड़े मूव्स हैं जो कि इसमें हो सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट के ऊपर, शेयरों के ऊपर, और वही हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील सर, 2 आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। एक ना सर, नई चीज जो सामने आई है हमारे, वो है टायर्स को लेकर। जो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, एटीएमए आत्मा करके, उन्होंने सोमवार को ही सरकार के सामने ये अपील रखी है कि टायर्स को लग्जरी गुड्स नहीं करना चाहिए। टायर्स तो ट्रांसपोर्टेशन में, एग्री में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में सब जगह यूज होता है, तो इसमें तो कोई लग्जरी वाली चीज है ही नहीं। तो 28% सर अगर 5% टायर स्टॉक्स पे लग जाता है या टायर कंपनियों पे लग जाता है जीएसटी, तो फिर उसका इम्पैक्ट आप कैसे देखते हैं सर, और कितना इस पूरे सेक्टर में पोटेंशियल है टायर वाली कंपनियों में? नहीं, वो तो भयंकर होगा अगर ये मांग उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो। यहाँ क्योंकि टायर का भी वही हालत है कि हाई ऑपरेटिंग रेशियो है उनका, तो जो कहता हूँ मैं ना, 10% की सेल तो 25%, सो टायर्स भी हाई इनपुट कॉस्ट है, और आजकल उनके लिए जो क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आज कम है, तो वो भी आउटलुक अच्छी है टायर्स के लिए। और इसके साथ ये जीएसटी की मांग एक्सेप्ट कर ली तो भयंकर अपस्विंग देख सकते हैं आप टायर में। मगर वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर, गवर्नमेंट को भी अपना इनकम का ख्याल रखना है, तो वो टायर इज नॉट ए डायरेक्टली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का उतना ध्यान नहीं होगा कि टायर इंडस्ट्री को हम हेल्प करें, क्योंकि कंज्यूमर के मन में टायर का कॉस्ट कम होना इतना बड़ा चीज नहीं है। कितने साल में कितने बार हम 3 साल में एक बार टायर बदलते,
तो राइट, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इसको साइड फेवरेबली नहीं देखेगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये हाईली अनलाइकली है कि ऐसा कुछ हाँ। मूव जीएसटी काउंसिल की बैठक में आएगा। ओके, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे सर मेरा, चूंकि अब ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि क्या क्या इस पूरे मामले में हो सकता है, इस बैठक में हो सकता है, तो उस लिहाज से सर अब अप्रोच कैसे किया जाए मार्केट को? क्या जीएसटी काउंसिल का ये जो पूरा रेट कट का सिलसिला या रेट रैशनलाइजेशन का जो सिलसिला है वो ऑलरेडी इज देयर इन द प्राइस, मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है, 24,700 के आसपास जाकर जो निफ्टी अटक रहा है बार बार, क्या वही टॉप है, वहीं पर बाजार अटक जाएगा? इस जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद अब कैसा इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिल सकता है? क्या बाजार में बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज जैसे हम पहले देखते हैं कि एंटिसिपेशन में बाइंग हो जाती है, के बाद में कुछ सेलिंग प्रेशर बनता है, वो दिख सकता है? अब अप्रोच कैसे किया जाए सर मार्केट को? देखिए, मार्केट के बारे में मैं ये कहूँगा 2 चीज़ कि एक, ये जीएसटी के जो भी फैसले आते हैं और ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए अच्छी है, राइट? तो फर्स्ट थिंग मैं वो क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये जीएसटी रेट कट का कंजम्पशन की बूस्ट, उसके साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त और कैपिटल गुड्स प्राइवेट सेक्टर की बढ़त ज़रूर गारंटीड है। टाइम फ्रेम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म तौर पर ये जीएसटी बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म मार्केट में वेल्थ क्रिएशन पे बहुत अच्छी है चीज़। शॉर्ट टर्म में आते हैं ना, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्या है पता है? शॉर्ट टर्म में डोमेस्टिक के पास जितना पैसा है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, हर रोज मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एफआई की बिकवाली के कारण मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। और एफआई ने एसएनपी का अपग्रेड लीजिए, जो भी पीएमआई के अच्छे आंकड़े आ रहे हैं उनके सबको वो इग्नोर करके अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो उनके मन में, क्योंकि वो टैरिफ एक बहुत बड़ा मसला था और दूसरा इंडिया का वैल्यूएशन एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि चीन मार्केट के कंपैरिजन में वो महंगी थे। तो वो सिचुएशन में अभी बदलाव नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म मार्केट मूव एफआई के हाथ में है। अगर कुछ ऐसी चीज चीन में नेगेटिव आती है या यूएस में फेड रेट कट आ जाती है बहुत जबरदस्त, तो उसके कारण एफआई के रुझान इंडिया के ऊपर अच्छा बदला तो मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। नहीं तो मेरे को मार्केट रेंज बाउंड ही दिख रही है, क्योंकि डीआई की बाइंग एफआई की सेलिंग से कॉम्पनसेट होती होती मार्केट एक रेंज में ही आएगा शॉर्ट टर्म। तो सर फिर जो एक रिटेल निवेशक है, छोटा निवेशक जो है, उसके लिए क्या राय निकल के सामने आ रही है सर? उसके मन में तो तरह तरह के सवाल अब तैर रहे हैं कि 50% का टैरिफ लगा हुआ है, हमारी जो इकोनॉमी उसके ऊपर डेंट आता है वो देखेगा। क्या ये जो रेट कट्स की बात हो रही है, इससे पूरा टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो पूरा हो जाएगा सर, कंपनसेट हो जाएगा? तो किसी एक रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देंगे जो कि अभी पैसा लेकर बैठा है या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है बाजार? तो देखिए, टैरिफ का जो चीज़ है वो उसका पूरा कॉम्पनसेट खाली जीएसटी से नहीं होगा, क्योंकि करेंसी का डिप्रिसिएशन होना चाहिए, आरबीआई का भी रेट कट का सपोर्ट ज़रूरी है, गवर्नमेंट को भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कुछ और ये चीज़ करने होंगे, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करने होंगे। सो बहुत से मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट को करना होगा। ये खाली जीएसटी को लेकर टैरिफ का मसला हट गया, ये नहीं समझना है। सेकेंड चीज़, आपको देश की मीडियम टर्म ग्रोथ पे आपको भरोसा रखना है। शॉर्ट टर्म में ये टैरिफ का इम्पैक्ट जरूर है। तो मैं कहूँगा कि जो भी आपको करना है, एक चीज याद रखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया में एक कैपिटल गुड्स सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक सेक्टर और जो एक मैं कहूँगा बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक तो खास में है, मगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला सेक्टर, ये तीनों ही हमारे ग्रोथ को एक अपटिक देंगे। और इसीलिए इनमें एक स्टैगर्ड तौर पर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में साइडवेज मूवमेंट होगी, आपको इमीडिएट प्रॉफिट्स दिखेगी नहीं, तो स्टैगर्ड तौर पर अगर आप निवेश करेंगे अभी और मिनिमम 2 to 3 इयर्स का आउटलुक रखेंगे, तो वो मैं कहूंगा कि आपको जरूर फायदेमंद हो सकता है। शॉर्ट टर्म की जो भी हो रही है वॉलेटिलिटी, उसको आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के धीरे धीरे अपना पैसा लगाए मार्केट में। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने सर कि छोटी अवधि में ये जो वॉलेटिलिटी है, उठा-पटक है, उतार-चढ़ाव है, उसको आप लंबी अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें। धीरे-धीरे स्टैगर्ड वे में आप बाजार में अपना पैसा लगाना शुरू कीजिए। हालाँकि पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी टैरिफ्स जो लगे हैं हमारे ऊपर, उससे जीएसटी के जो कट्स होने वाले उससे, लेकिन फिर भी ये जो मौका बन रहा है या गिरावट आ रही है, इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए। 2 से 3 साल का नज़रिया रखिए, स्टैगर्ड वे में धीरे-धीरे बाजार में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका, आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष कुमार गुप्ता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जीएसटी से या टैक्सेशन से जुड़े हुए जो दांव पेच हमें समझाए हैं, उसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। चलिए, इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। समझाने की कोशिश आपको ये कर रहे थे कि क्या-क्या इस बैठक में हो सकता है और इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर, शेयरों पर किस तरह से देखने को मिल सकता है। इस खास चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर और किसी अहम चर्चा में आपको साथ फिर से जुड़ेंगे किसी लाइव प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार।